अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सर, सबसे पहला सवाल इसी बात को लेकर होगा क्योंकि आज देश में वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा हो रही है। सब बात कर रहे हैं कि क्या जल्दी ऐसा होने जा रहा है। संसद का विशेष सत्र भी बुलाया गया जिसके एजेंडे के बारे में सरकार ने कुछ बताया नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि इस विशेष सत्र में इस बारे में कोई पहल हो सकती है, सरकार कोई अपनी ओर से कानून ला सकती है? अखिलेश जी, मैं इतना ही कहूँगा, वन नेशन वन इलेक्शन ये राष्ट्र हित में है। लंबे समय से इसकी मांग भारतीय जनता पार्टी उठाती रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी स्वयं इसके बारे में कहा कि देश के संसाधनों को, देश के समय को बचाना उसके हित में है। और ये जो है, इसमें विरोध किस बात का है? आखिरकार एक समय पे चुनाव होंगे तो समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और सरकारें पूरा समय गरीब कल्याण पर, देश के विकास पे लगा पाएंगे। आप भी एक साल में कम से कम 5-6 चुनाव तो कवर करते हो, तो आपका भी 1/3 टाइम तो केवल इलेक्शंस में चला जाता है। आखिरकार वो सारा प्रयास और सारी ताकत राष्ट्र निर्माण में लगेगी तो भारत और आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर बटे रहेंगे, चुनाव समय समय पर होंगे तो बहुत दिक्कत है। तो ये जो विशेष सत्र बुलाया गया है, आखिर इसका एजेंडा क्या है? क्योंकि इसका एजेंडा बताया नहीं गया। विपक्ष कह रहा है कि कम से कम हमें विश्वास में तो लिया होता, बताया तो होता कि किस लिए ये 5 दिनों का विशेष सत्र बुलाया, क्योंकि अभी 11 तारीख को ही मानसून सत्र समाप्त हुआ है। देखिए, संसद सत्र बुलाना सरकार का अधिकार है। विपक्ष को तो इस बात की खुशी होनी चाहिए कि सरकार संसद का सत्र बुला रही है और उनको चर्चा का अवसर मिलेगा। इसका विरोध किस बात का? और दूसरा, जहां वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, वहां हमने विपक्ष के प्रतिनिधि को भी रखा है। आखिरकार वो अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन क्या है, ये तो संवाद में विश्वास नहीं रखते, ये तो केवल आरोप लगाएंगे और भाग जाएंगे। पर वो तो छोड़ के चले गए। अधीर रंजन चौधरी ने पत्र लिखकर कह दिया कि वो इसका हिस्सा नहीं रहेंगे। मैंने इसलिए कहा, ये तो बातचीत में विश्वास ही नहीं रखते। ये तो सड़क पे आरोप लगाते हैं, संसद में आके हल्ला मचाते हैं, 2000 रुपये दिन का भत्ता पाएंगे, लेकिन चर्चा में भाग नहीं करेंगे। कितने दिन सदन के बर्बाद किए जिन्होंने पिछली बार? कितने प्रमुख एजेंडा थे जिन पे चर्चा हो सकती थी? आखिरकार 15 दिन खराब करने के बाद चर्चा की और फिर इनकी पोल खुल गई मणिपुर पर भी। ये अखिलेश जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये लोग जितना मर्जी जनता को भ्रमित करने का प्रयास करें, ये घमंडिया गठबंधन का चेहरा बेनकाब हो रहा है। और जब जब इन्होंने विरोध किया, वन नेशन वन टैक्स जीएसटी की बात आई, इन्होंने क्या नहीं किया जी। अब जैसे जीएसटी लागू हुआ तो देखिए कहाँ 90,000 करोड़ मुश्किल से टैक्स कलेक्ट होता था, आज 1,60,000 करोड़ एवरेज टैक्स कलेक्ट होता है। ये फर्क पड़ा। किस उसका लाभ किसको? बिल्कुल, गरीबों के कल्याण पे, देश के विकास पे, ज़्यादा सड़कें बनने के, ज़्यादा सुविधाएं मिलने का काम हुआ। और उसका पैसा कहाँ खर्च किया सरकार ने? 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान बना कर दिए, 12 करोड़ शौचालय बना कर दिए, 13 करोड़ घरों को अब से नल से जल देने का कार्य पूरा किया, हर घर को बिजली दे दी, 80 करोड़ गरीबों को अनाज मुफ्त में दिया, 2.5 साल 4 लाख करोड़ खर्च किया, 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाई। ऐसी अनेकों योजनाएं जो गरीब कल्याण की और विकास दूसरी ओर। 74 एयरपोर्ट थे, हमने 75 नए बना दिए 9 साल में। 600 मेडिकल कॉलेज हमने 700 नए बना दिए 9 साल में। वहीं 5-7 एम्स थे, हमने 15 नए एम्स बना दिए। आप किसी क्षेत्र में तुलना करके देखोगे, 3 लाख किलोमीटर सड़कें थी, 7,20,000 किलोमीटर सड़क कर दी। कोई तुलना ही नहीं है जी। मोदी जी ने जो किया है 9 साल में, वो 60 बनाम 8 भी कहोगे तो बहुत आगे है। इसलिए मैं कहता हूँ चर्चा से ये भागते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन कराते हैं तो ये इंडिया जो कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है, तो ये यूनियन के भी खिलाफ है और स्टेट्स के भी खिलाफ है। देखिए राहुल जी क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, उनके स्क्रिप्ट राइटर उनके लिए क्या क्या लिख के देते हैं, उनका आइडिया ऑफ इंडिया भी क्या है। और दुख की बात तो यह है कि ये लोग ऐसी ऐसी बयानबाजी करते हैं कि अगर रामनवमी का जुलूस निकल रहा होगा पश्चिम बंगाल में तो उसके ऊपर बम फेंके जाएंगे, बंदूक चलाई जाएगी, गोली चलाई जाएगी। रामायण के ऊपर, माता सीता के ऊपर अपशब्द घमंडिया गठबंधन के नेता ये बिहार और उत्तर प्रदेश में बोलेंगे, बंगाल में बम फोड़ेंगे। अब दक्षिण भारत में इनके घमंडिया गठबंधन के नेता सनातन धर्म को
डेंगू मलेरिया एक मच्छर की तरह कुचलने की बात करते हैं। तो मेरा सवाल श्रीमान राहुल गांधी जी और विपक्ष के इस घमंडिया गठबंधन के नेताओं से है कि क्या इनकी हिंदू विरोधी सोच ऐसी ही रहेगी? क्या ये ऐसे बयानों का समर्थन करते हैं? इनको स्पष्ट इस पे करना चाहिए कि इनकी सोच क्या है। ये जो उदयनिधि स्टालिन वाला बयान आया है, मैं इस पर आपके पास बाद में आऊँगा, लेकिन अभी मैं इसी पे रहता हूँ। तो ये भी एक आशंका व्यक्त की जा रही है या अनुमान लगाया जा रहा है कि विशेष सत्र इसलिए बुलाया जा रहा है ताकि जो लोकसभा के चुनाव है वो पहले करा लिए जाएं। क्या ये एक संभावना है कि लोकसभा के चुनाव समय से पहले हो सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने शानदार काम पिछले 9.5 सालों में किया। जो 40 साल पुराने प्रोजेक्ट भी थे, हमने उनको भी अब पूरा किया जो कांग्रेस नहीं कर पाई। हमने मंगलयान से लेके चंद्रयान मिशन को भी सफल करने का कार्य किया। स्पोर्ट्स में नए कीर्तिमान स्थापित किए तो देश को दुनिया भर में एक नई उम्मीद के रूप में लाकर खड़ा किया। द वर्ल्ड सी होप इन इंडिया, द वर्ल्ड सी होप इन द इंडियन लीडरशिप। और ये भारत और भारत के नेतृत्व में जो उम्मीद दुनिया को दिखती है, ये भारत की नई ताकत है और इस नए भारत की नई पहचान है। हमें इस ताकत को हम जानते हैं, लेकिन अगर ये विपक्ष के लोग सोचते हैं हम अभी इलेक्शन में जाने वाले हैं, हम कभी भी इलेक्शन में जाएंगे, हम घमंडिया गठबंधन पर भारी ही पड़ने वाले हैं। यानी चुनाव समय पर ही होगा, जो अप्रैल मई में लोकसभा का चुनाव होना है वो समय पर ही होगा। देखिए, चुनाव इलेक्शन कमीशन को करवाना है। सरकार अपनी योजनाओं पर, कार्यक्रमों पर और देश को आगे बढ़ाने पर लगातार काम कर रही है। अभी तो सत्र बुलाया गया है, सत्र में क्या क्या एजेंडा होगा जल्दी आपको उससे अवगत करवा दिया जाएगा। और वन नेशन वन इलेक्शन पे मैं विपक्ष के नेताओं से कहता हूं, अगर आपके कोई सुझाव है आप जरूर दें, इसमें देश का हित है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर कदम देश के हित के लिए उठाया है और देश का जो टैक्स पेयर अपना पैसा देता है उसका सही उपयोग चुनाव में हो और एक समय पर हो, ये अच्छी दिशा में है, देश के हित में है। अब बात कर लेते हैं INDIA गठबंधन की बैठक जो हाल में मुंबई में हुई। उन्होंने ये तय किया है कि जो अगला लोकसभा चुनाव होगा, जब भी होता है, समय पर हो या उससे पहले हो, जब भी होगा, जहां तक संभव होगा हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस शब्द पर खास तौर से उन्होंने कहा कि जहां तक संभव हो। तो आपको लगता है कि क्या सहमति नहीं बन पा रही, इसलिए ये कहना पड़ रहा है कि जहां तक संभव हो? 3 बैठकें, बड़े बड़े 5 स्टार होटल, चार्टर्ड प्लेन्स, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी इनका संयोजक कौन चुना गया? अखिलेश जी, इनका संयोजक कौन है घमंडिया गठबंधन का? कोई नाम हुआ? ये एक संयोजक तक नहीं चुन पा रहे। इनके पास ना नेता है, ना नीति है और ना ही नीयत है। ये तीनों में खोखले हैं जी। और ये केवल अपने भ्रष्ट चेहरों को छिपाने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं जहां अहंकार और घमंड से भरे हुए लोग, जो कभी ओबीसी, कभी हिंदू, कभी सनातन, इन सब का अपमान करने में कोई भी परहेज नहीं करते। और इनमें से एक भी व्यक्ति ने आज तक किसी की आलोचना नहीं की जहां पे गलत काम हुआ। ये देश देख रहा है, इन सबको इसके जवाब देने पड़ेंगे। अगर इनके पास संयोजक कोई नहीं, चेहरा कोई नहीं, नेता कोई नहीं, तो लड़ेंगे क्या? लेकिन जो ये बात कह रहे हैं कि हम गिव एंड टेक के ऊपर काम करेंगे, राजनीति में उन्होंने एक नई बात कही कि गिव एंड टेक के ऊपर। हम जानते हैं कि जब गठबंधन सरकारें बनती है तो इसी तरह से काम होता है कि 4 बातें आप उनकी मान लेते हैं, 2 बातें आप इनकी मान लेते हैं। देखिए, ऐसा ही यूपीए में हुआ। इतना असहाय प्रधानमंत्री हमने जीवन में कभी नहीं देखा। रिमोट कंट्रोल कहीं और था, सरकार कहीं और से चल रही थी। कभी 2G आता था घोटाला, कभी कॉमनवेल्थ आता था, कभी जीजा जी आते थे, कभी कोल घोटाला आता था, कभी अंतरिक्ष घोटाला, कभी सबमरीन घोटाला। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां इन्होंने लूटने से कुछ छोड़ा? क्या देश फिर एक बार बर्बादी की राह पर जाएगा? नहीं। देश ने स्थिरता देखी है और ईमानदार नेतृत्व देखा है और देश की जनता ने सही निर्णय पूर्ण बहुमत की मोदी सरकार बनाकर किया कि आप एक नेता को चुना, आज जो दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। एक ऐसे नेता को चुना जिसने सुशासन और विकास के नए आयाम स्थापित किए। बीजेपी इज नोन फॉर गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट मॉडल एंड द रिकॉर्ड सेज कमिंग फ्रॉम द 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी टू द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था से निकलकर हम 10वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बने। ये कुशल नेतृत्व और कल्याणकारी नीतियों के कारण गरीब कल्याण के काम हुए। 18.5 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर आए। जी,
अखिलेश जी क्यों देश इससे दूर जाएगा? हम कल तक मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे, आज 5 साल में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर बने। कल तक हम सैटेलाइट की और दूसरी ओर देखते थे, आज हम स्पेस सेक्टर में चंद्रयान मिशन सफल करते हैं। आदित्य सोलर L1 मिशन हमारा सफलता की दिशा में आगे बढ़ा है। एक के बाद अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भारत एक लंबी छलांग लगा रहा है। अब भारत उस रफ्तार को रोकेगा नहीं और तेज करेगा, और तेज तब होगी जैसे 2014 से ज़्यादा सिटी 2019 में, अब 2019 से ज़्यादा सिटी 2024 में, फिर एक बार आएंगे तो मोदी ही। यही बात कर लेते हैं, जो आपने अंतर्विरोध की बात की कि INDA के भीतर बहुत अंतर्विरोध है, कई मुद्दों पर एक राय नहीं है। जो उदयनिधि स्टालिन की बात आपने आज कही थी, उनका बयान काफ़ी ज़्यादा विवाद में आया है। कह रहे हैं कि सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की, और जिस तरह से उन्हें खत्म करना है वैसे सनातन धर्म को भी खत्म करना है। देखिए, एक मॉडल कांग्रेस ने चलाया और विपक्ष के नेता ने ध्रुवीकरण का, पोलराइजेशन करने का। उन्होंने कर्नाटक के चुनाव में प्रतिबंध लगाने की बात की, और उनको लगा ध्रुवीकरण होता, वोट का फायदा मिलता, कुछ तो करो। यही राजनीति दक्षिण भारत में DMK कई वर्षों तक करते रहे। 4% ब्राह्मण फैमिलीज नहीं, लेकिन जिस तरह का वो प्रोपेगेंडा करते हैं और जिस तरह से अपमान करके एक ध्रुवीकरण करके वोट बैंक की राजनीति पर वो अपना प्रयास करते हैं, क्या ये बांटो और राज करो जो अंग्रेजों की नीति थी, उसी पर घमंडिया गठबंधन नहीं चल रहा है? लेकिन दूसरी ओर जनता ने देखा है कि कैसे सबका साथ सबका विकास, इस मूल मंत्र के साथ मोदी सरकार चली, और दुनिया के सामने मॉडल आज हम ये रख रहे हैं। आज इंडिया के डिजिटल पेमेंट्स की बात करें, आज इंडिया की वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करें, महिला नेतृत्व विकास की बात करें, एक के बाद दूसरे सेक्टर की बात करें, भारत एक उदाहरण के रूप में दुनिया के सामने आ रहा है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ये लोग आज भी इतनी हल्की बयानबाजी, अखिलेश जी मैं कहना चाहता हूं, जो देश को शर्मसार करता है। ये लोग, और मेरा सवाल एक बार एक घमंडिया गठबंधन के नेताओं से है, और विशेष तौर पर कांग्रेस से भी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बताएं, कमलनाथ जी बताएं, हमारे अशोक गहलोत जी बताएं कि क्या इस बयान से वो सहमत हैं। राहुल गांधी जी बताएं, खड़गे जी बताएं, और जो बाकी ममता जी के यहाँ तो रामनवमी पर हमले होते हैं, वो तो तिलक लगाने से मना कर देती हैं। So for the benefit of the viewers who are watching it in also in English, how would you react to the statement given by Mr. Udayanidhi Stalin comparing Sanatan Dharma to the dengue and malaria and saying that it should be removed? I think he should apologize to the nation. How can anyone stoop so low to gain politically, to get some votes, to polarize and get the benefit? This shows the true mentality with which they are working for last so many years, just to divide and rule. But bigger question is, this Ghamandiya Gathbandhan, Congress and other alliance partners, they time and again, in the name of appeasement and this kind of politics, divide and rule, are they trying to gain anything out of this? Look at the example of Bengal to UP to Bihar, where the alliance partners of Ghamandiya Gathbandhan had made such views time and again just to gain the brownie points and make Hindus feel bad about it. अब एक दूसरे Are विषय they पर anti-Hindu? Time and again they have shown they are anti-Hindu. एक दूसरे विषय पर आ जाते हैं। दिल्ली की सड़कों पर अगर आज हम निकलें तो दिल्ली बेहद खूबसूरत नज़र आ रही है। हर जगह G20 की तैयारियां दिखाई दे रही हैं, कई फव्वारे दिख रहे हैं, सड़कें बिल्कुल साफ सुथरी है, रंग रोगन हो रहा है। एक बहुत बड़ा मौका भारत के लिए, जब G20 का शिखर सम्मेलन कुछ ही दिनों बाद होने जा रहा है। क्या हासिल करना चाहता है भारत इस आयोजन के जरिए? क्या संदेश हम दुनिया को देना चाह रहे हैं? देखिए, G20 की अध्यक्षता अपने आप में भारत के पास एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक ऐसा पल, एक ऐसा मौका है कि हम नए भारत की बुलंद तस्वीर दुनिया को दिखा सकें, नए भारत की नई पहचान दुनिया को दिखा सकें, लेकिन भारत के गौरवशाली इतिहास को कला, संस्कृति, साहित्य और परंपराओं के माध्यम से दुनिया के सामने दिखा सकें। और अब तक जितनी G20 की बैठकें हुई, करोड़ों भारतीयों ने उसमें भाग लिया, और 60 शहरों के 200 मीटिंग्स कराई। हर राज्य, हर यूनियन टेरिटरी में मीटिंग हुई।
हमने हर किसी को अवसर दिया, करोड़ों लोगों ने इसमें भागीदारी की। और ये प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच थी कि भारत को हमें दुनिया को दिखाना है। आज दुनिया का इतना इंटरेस्ट भारत में बना है, एक G20 की अध्यक्षता के कारण एक इतना बड़ा पल आकर खड़ा हुआ। और मुझे लगता है जो डिजिटल करेंसी की मैं बात कर रहा था, डिजिटल पेमेंट्स की बात करता हूँ, ये नए भारत की ताकत है। स्टार्टअप्स देखिए, नए भारत की ताकत। इसी पर मेरा सवाल था, तो ये जो G20 का आयोजन हो रहा है, इससे हम जो भारत के लोग हैं उनकी भलाई के लिए क्या कदम उठाया जा सकता है जिससे कि उनको फायदा हो, सीधा फायदा हो? वर्ल्ड इज वन फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम। मोदी जी इस बात को दुनिया के सामने रखा ही नहीं, करके दिखाया। और G20 में भी हमने वन नेशन वन फ्यूचर, वन वर्ल्ड वन फ्यूचर, उसी की दिशा में हम लोग आगे बढ़े हैं। अब मुझे आपसे केवल इतना कहना है, क्योंकि भारत ने कहा ही नहीं, करके दिखाया। चाहे फर्स्ट रिस्पॉन्डर हम टर्की, सीरिया, नेपाल, अफगानिस्तान में हो, हम लोगों ने यूक्रेन में भी वो करके दिखाया। भारत की एक नई पहचान, ग्लोबल साउथ की आवाज भारत बनी है जी। और एक ग्लोबल साउथ की आवाज भारत का बनना एक बड़ी ताकत है कि हम उन देशों को, जो प्रगतिशील देश हैं, जो आगे बढ़कर आ रहे हैं, उसके लिए, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, उनके लिए हम आवाज बनकर उभरे हैं। तो भारत आज केवल अपने लिए नहीं, आज भारत दुनिया की आवाज बना है, ग्लोबल साउथ की आवाज बना है। और ये मोदी जी के नेतृत्व के कारण हुआ। इसमें कांग्रेस पार्टी ने भी आपत्ति की है। वो कहते हैं कि देखिए, G20 का तो जो चेयरमैनशिप होती है वो तो रोटेशन से मिलती है, कई देश है दुनिया में जो इसकी अध्यक्षता कर चुके हैं, तो इसमें क्या नई बात है? और वो ये भी कहते हैं कि G20 को लेकर इतना हल्ला इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसका फायदा बीजेपी अगले लोकसभा चुनाव में 2024 में लेना चाहती है। चलिए, तो कांग्रेस ने मान लिया कि हम लोगों ने बहुत सफल G20 का आयोजन किया। धन्यवाद कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं का। हम कुछ भी करते हैं मोदी जी के नेतृत्व में सफल ही करते हैं, बड़ा करते हैं। ये लोग तो चंद्रयान 2 का बजट भी इसरो का इन्होंने कम कर दिया था। ये तो मोदी जी ने आके चंद्रयान 2 भी पूरा किया, चंद्रयान 3 भी किया। और चंद्रयान 1 अखिलेश जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय शुरू हुआ, पहुंचा इनकी सरकार के समय, लेकिन उन्होंने वहां पे भी जौहर पॉइंट दे दिया। अब अगर हम शिव शक्ति का पॉइंट देते हैं तो उसका विरोध करते हैं। ये इनकी मानसिकता को दिखाता है। पहली बात ये, इनको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि G20 भारत में हो रहा है और भारत ने इतना सफल आयोजन इसका अब तक किया है। ये भारत के लिए बड़ा पल है। इसमें बटे क्यों रहते हो? विपक्ष अलग थोड़ी, भारत का ही है। यही इनकी सोच, इनको बार बार जनता इनका विरोध करती है क्योंकि भारत के बारे में उस दिशा में नहीं सोच पा रहे हैं। एक दूसरा मुद्दा चीन को लेकर के भी उठ रहा है कि जिस तरह से चीन ने इस G20 की बैठक से ठीक पहले एक नक्शा जारी कर दिया, फिर उस पर अब ये खबर आ रही है कि जो शी जिनपिंग है वो इस यात्रा में हिस्सा लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। तो ये इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है साहब, जहां दुनिया के इतने हेड ऑफ द स्टेट आने वाले हैं, जो दुनिया के भविष्य की जो चुनौतियां हैं उनसे पार कैसे निकलना, उसके बहुत सारे सफल प्रयोग और सफलता के उदाहरण भारत में देखने को मिलते हैं। इसलिए मैंने कहा, डिजिटल पेमेंट्स की बात करें, ट्रांसपेरेंसी की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें, भारत ने उस दिशा में बहुत शानदार कदम उठाए हैं। और ऐसा एजेंडा जो होगा उस पर तो काम होगा ही, लेकिन बात यह है कि एक बंद कमरे की बैठक से ज्यादा इसको देश के कोने कोने तक ले जाने का काम दुनिया का कोई देश कर पाया है तो मोदी जी ने भारत में करके दिखाया है। इसमें हजारों कार्यक्रम, 16,000 कार्यक्रम केवल Y20 में हुए, 16,000, जहां 26 लाख तो सीधे युवाओं ने भाग लिया है और करोड़ों युवाओं तक हम पहुंचे हैं। इसी तरह से जो अन्य कार्यक्रम हुए, अन्य, हम तो सिर्फ एंगेजमेंट ग्रुप में थे, जो वर्किंग ग्रुप हैं, जो माइंड आपकी शेरपा मीटिंग्स हो रही हैं, फाइनेंशियल ग्रुप की मीटिंग्स हो रही हैं, उनमें तो 3,000 से ज़्यादा विदेशी प्रतिनिधि आए, 200 से ज़्यादा स्थानों पे देश भर में मीटिंग हुई। क्या ये भारत की ताकत नहीं दिखाता है? ऐसे में विपक्ष को कहता हूँ, योग तो कई लोग करते थे, लेकिन योग दुनिया को तो मोदी जी ने दिया। जो भारत की ताकत की आपने बात की है, वो ताकत एक दूसरे क्षेत्र में भी दिख रही, जो कि आपके मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, खेल। अभी हमने देखा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई, नीरज चोपड़ा को उसमें गोल्ड मिला, 4x400 में भारत ने क्वालिफाई किया, एशिया का रिकॉर्ड बनाया। तो ये जो उपलब्धियां हो रही हैं एक के बाद एक, इसके पीछे क्या कारण आप मानते हैं? क्या सोच बदली? क्योंकि पहले कहा जाता था कि भारत खेलों में फिसड्डी है, क्रिकेट के अलावा हम कोई दूसरा खेल खेलते नहीं है, लेकिन अब हम इस तरह से शाइन कर रहे हैं ग्लोबल फोरम के ऊपर। आपके सवाल में जवाब, सोच बदलो, देश बदलेगा।
और मोदी जी ने सोच बदलने का काम किया। खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया, उनसे सीधा संवाद किया, खिलाड़ी उनके परिवारों तक से मिले, उनको सुविधाओं से लैस किया, 3 गुना ज़्यादा खेल का बजट कर दिया, टॉप्स जैसी योजनाएं लाके खिलाड़ी का रहना, खाना पीना, भोजन, ट्रेनिंग सारा खर्चा भारत सरकार करती है और 6 लाख रुपए साल का जेब खर्च देती है। 1000 खेलो इंडिया सेंटर हम बना रहे हैं, एक ही साल में इस साल बना के दे देंगे। 1000 पूर्व खिलाड़ियों को उसमें रोजगार मिलेगा, चैंपियन एथलीट को, और वो आगे सबको ट्रेन करेंगे। 23 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमने बना के दे दिए, 60 के लगभग साइट ट्रेनिंग सेंटर हमने बना दिए, और खेलो इंडिया अभियान में हमने 3300 करोड़ रुपए एक बार फिर अलॉट किया है, और इसमें से खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया विंटर गेम्स में 15,000 खिलाड़ी हर साल भाग लेते हैं। इसका लाभ अखिलेश जी क्या मिला? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में 60 साल में भारत को केवल 18 मेडल मिले थे, हमने इस बार 26 मेडल जीते जिसमें 10 गोल्ड है। सैफ फुटबॉल गेम्स हम चैंपियन रहे, हॉकी की एशियन चैंपियनशिप मलेशिया को हरा के हम चैंपियन बने, हॉकी की जूनियर्स मेंस और वुमेन दोनों के चैंपियन भारत बने। बिल्कुल। अंडर 20 रेसलिंग में जी, अंतिम फंगाल से लेके सविता और प्रिया ने गोल्ड मेडल जीतकर चैंपियन बनी। हमारी 4 बॉक्सर्स वर्ल्ड बॉक्सिंग में वर्ल्ड चैंपियन बनी। और यही नहीं, हमारे प्रज्ञनंदा ने चेस में पहले 2 खिलाड़ियों में इनके फाइनल में पहुंचे और 18 साल की उम्र में करके दिखाया। अभी प्रधानमंत्री जी ने उनका सम्मान भी किया, आप भी मिले थे। मैं भी मिला। और ये देखिए, ये हमारे लिए गर्व के पल है जब ये नौजवान इतना अच्छा कर रहे हैं। और यही नहीं, एथलेटिक्स में 4x400 में एशिया, और जो आपने नेशनल रिकॉर्ड टूटा आपने बताया उसका, लेकिन हीट में तो हम 2nd नंबर पर थे। फिर जो जेवलिन है 6वें नंबर पे मनु डीपी, 5वें नंबर पे किशोर जैना, पहले नंबर पे गोल्डन बॉय ऑफ एथलेटिक्स नीरज चोपड़ा। तो 6 में से 3 स्थान जेवलिन में भारत को मिलना, ये एथलेटिक्स के क्षेत्र में भारत की नई पहचान। लॉन्ग जंप पे हमने बहुत अच्छा किया, अन्य खेलों में एथलेटिक ट्रैक एंड फील्ड में हम लोग पहले से बहुत बेहतर कर रहे हैं। ये तब हुआ जब खिलाड़ी इस चिंता से मुक्त हो गया कि मेरी ट्रेनिंग पे कौन खर्च करेगा, मेरा जेब खर्च का क्या होगा, मेरे रोजगार का क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा। अब उसको लगता है कि मोदी सरकार में सब संभव है। अब खिलाड़ी केवल खेलने का प्रयास करता है, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, और तिरंगा झंडा जहां खेल के मैदान में खिलाड़ी लहराता है, हमारे वैज्ञानिक चंद्रयान के माध्यम से चंद्रमा पर लहराते हैं। लेकिन एक विवाद भी चल रहा है जो कुश्ती संघ को लेकर है। आपने देखा कि उसकी मान्यता जो सस्पेंशन कर दिया गया, इससे भी तो फर्क पड़ता है। इस विवाद को सुलझाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? निश्चित तौर पे फर्क पड़ता है, लेकिन आप देखिए इन 6 महीनों में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने जो एडॉक बॉडी बनाई, उसने बहुत सफलता के साथ सिलेक्शन भी की। उन्हीं खिलाड़ियों ने इतने सारे मेडल पिछले 6 महीने में जीते। एडॉक कमेटी ने बहुत शानदार काम किया। चुनाव बीच में थे, लगभग वोटिंग का समय आने वाला था, कोर्ट में एक स्टे हुआ, जैसे वोट था चुनाव पूरे हो जाएंगे। और इस बीच जो हमें असर पड़ेगा प्रदर्शन पर, प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने पर, आईओए बात कर रहे हैं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो UWW जो वर्ल्ड फेडरेशन है रेसलिंग की, उनके साथ कि चुनाव हमारा प्रयास से जल्द पूरे हो जाए और हमारे सस्पेंशन को उठाया जाए। ठीक है। एक जाते जाते आखिरी सवाल आपसे, चंद्रयान की बात आपने की कि चंद्रयान पे तिरंगे पे तिरंगा फहरा दिया चंद्रमा के ऊपर। आपने कहा कि हमने वर्ल्ड एथलेटिक्स में भी गोल्ड मेडल जीत लिया है। ओलंपिक, ये भी एक टारगेट है। भारतीय चाहते हैं कि भारत में भी ओलंपिक हो, क्या यह मुमकिन होगा? ये सपना पूरा हो पाएगा? अखिलेश जी, आज मैं आपके चैनल पे एक बात जरूर कहूँगा, जैसे हमने हर क्षेत्र में खेलों में नित्य रोज नए आयाम स्थापित किए हैं, लगातार ज़्यादा पहले से ज़्यादा किया। टोक्यो ओलंपिक्स में 7 मेडल, पैरालंपिक्स में 19 मेडल, डेफ ओलंपिक्स में 20 मेडल, फिर कॉमनवेल्थ गेम में 22 गोल्ड मेडल और 61 मेडल, थॉमस कप जीतना, ये सब पहली बार ऐसा हुआ। अगर ये सब हुआ पहली बार, तो ओलंपिक्स का हम रोड मैप तैयार करें कि 2036 तक हम कितने मेडल जीतेंगे और 2036 का ओलंपिक्स भारत में हो, ये भी सुनिश्चित करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए। तो अनुराग ठाकुर तमाम मुद्दों पर चर्चा की है। ये उम्मीद भी है कि 2036 की ओलंपिक की मेजबानी भारत ही करेगा। NDTV इंडिया पर वक्त एक ब्रेक का।